राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर एपिसोड नंबर 13। वैद्य जी, ये आप ऐसे क्या देख रहे हैं पंडित कालिदास जी के हाथ को? महाराज, पंडित जी का हाथ किस तरह जला है ये तो अभी हमें भी नहीं मालूम। पंडित जी, आप खुद ही वैद्य जी को कुछ बताइए। क्या बताऊं महाराज, बस मिड भीड़ हो गई थी। उधर मिड भीड़ हो गई थी, पर किधर? महाराज, मैं और गनोनत हवेली के खंडर की तरफ जा रहे थे कि बूरा नदी के पहाड़ पर 3 बहुत बड़ी परछाइयों ने एकदम ही हमारा रास्ता रोक लिया। महाराज, हमें तो कुछ समझ ही ना आई कि वो परछाइयाँ किसकी हैं और कहाँ से आई हैं। एक एक परछाई 2-2 आदमियों जितनी लंबी थी। हम दोनों घबराकर भागे तो पीछे से उन परछाइयों ने 3 बहुत बड़े बड़े अग्नि के गोले हमारी तरफ फेंके। मैंने अग्नि के इन गोलों को देखते ही एक जाप पड़ना शुरू कर दिया। एक गोला मेरे हाथ पर आकर लगा तो मेरे हाथ की ये हालत हो गई। महाराज, अगर मैं अग्नि के लोगों को देखते ही जाप करना ना शुरू कर देता तो उस अग्नि के हाथ पर लगते ही मैं जलकर भस्म हो जाता। मैं जाप करते करते ही यहाँ तक जान बचाकर पहुँचा हूँ। पंडित जी, गनोनत किधर गया? महाराज, भागा तो वो मेरे साथ ही था, पर एक जगह उसे ठोकर लग गई थी जिसकी वजह से वो मुंह के बल गिर पड़ा। फिर महाराज मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, अलबत्ता जब मैं काफ़ी दूर पहुँच गया तो मुझे उसकी चीख सुनाई दी थी। पंडित जी, ये तो बहुत बुरा हुआ, बड़े काम का पुरुष था वो। हाँ महाराज, होनी को कौन टाल सकता है। आप खुद सोचिए, अगर उसकी मृत्यु ना आई होती तो वो मेरे साथ जाता ही क्यों? हालांकि मैंने उसे कई बार मना किया था कि वह मेरे साथ खंडर जाने का इरादा तर्क कर दे, परंतु वो माना ही नहीं और जिद करके मेरे साथ चल पड़ा। पंडित जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि गनोनत मर गया? मंत्री कैदोराज ने अचानक ही सवाल किया तो पंडित कालिदास हकलाकर बोला, मंत्री जी क्षमा करना, मुझे आपका शुभ नाम नहीं आता, इसलिए मैं आपको मंत्री जी ही कह रहा हूँ। तो बात यह है मंत्री जी कि मैंने केवल एक कोनत लगाया है। भगवान करे कि गनोनत जीवित हो और वो वापस आ जाए। मुझे तो वैसे भी वो बहुत अच्छा लगता था। अगर अग्नि का एक गोला भी उसको लग गया हुआ तो उसका जिंदा बच जाना बहुत ही मुश्किल है। आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि मैं एक मंत्री होकर अपने आप को अग्नि के गोले से ना बचा सका और अपना एक हाथ जलवा बैठा। वो तो फिर भी एक साधारण मनुष्य था, वो कैसे बच पाया होगा? नरक की उस अग्नि से अगर वो बच भी गया हुआ तो वो परछाइयाँ क्या उसे जिंदा छोड़ देंगी? पंडित जी, मेरा नाम कैदोराज है। आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको पहले से मालूम था कि गनोनत जिंदा वापस नहीं आएगा। मंत्री कैदोराज जी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपका मुझसे कोई पुराना बैर हो और आप ऐसी जली कटी बातें करके मुझसे कोई बदला लेना चाहते हों। आप क्या समझते हैं कि मैंने गनोनत को मारकर अपना हाथ खुद जलाया है? अगर ऐसी बात है तो फिर आप पहले मेरे सामने अपना हाथ जलाइए और बाद में भी मुझे मार दीजिए। अरे पंडित जी, आप तो खफा ही हो गए। मैंने बस एक बात की थी। मंत्री कैदोराज जी, आपकी बात में एक काट थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी।
आप अपने जहन में एक बात रखिए कि कोई किसी को मारने के बाद अपना हाथ नहीं जलाता। अगर आप मेरी जगह होते तो फिर आपको अपनी बात की काट का बाखूबी अंदाज़ा होता। मंत्री जी ये ठीक कह रहे हैं, ये हमारे मेहमान हैं और इन्हें मेहमानों जैसी ही इज्जत दी जाए। जो आ गया महाराज। पंडित कालिदास जी, आप मंत्री जी की बातों का बुरा मत मनाइएगा। कभी कभी तो ये ऐसी बातें भी कर जाते हैं जिससे हमारा दिल बहुत दुखता है, पर हम फिर भी इन्हें कुछ नहीं कहते क्योंकि ये हमारे खास मंत्री हैं। महाराज, हमारा मंत्री कैदुराज जी कोई बैर नहीं है, पर इन्होंने बात ही ऐसी कर दी थी जो हमसे बर्दाश्त ना हो सकी। अब जाने भी दीजिए कालिदास जी, आप तो पंडित हैं और पंडित का हरदा बहुत बड़ा होता है। आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज। बैद जी, पंडित कालिदास जी का हाथ कब तक ठीक हो जाएगा? महाराज, थोड़ा समय तो लगेगा ही, फिर भी कितना समय? यही कोई 15-20 दिन। ठीक है बैद जी, अब आप जाइए। और पंडित कालिदास जी, जब तक आपका ये हाथ ठीक नहीं हो जाता आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सुबह ही खंडर की तरफ जाऊंगा। अरे पंडित जी, ऐसा सोचिएगा भी मत। पर क्यों महाराज? पंडित जी, आपको समझ जाना चाहिए कि पहाड़ पर नजर आने वाली 3 परछाइयों ने असल में आपको खंडर की तरफ जाने से ही रोका है। महाराज, इतना तो मैं खैर समझ ही गया हूं, पर अब मैं पीछे भी तो नहीं हट सकता। आपकी बात अपनी जगह, पर हाथ ठीक होने तक आप कहीं भी नहीं जाएंगे और वहां अब आप मेहमान खाने में भी नहीं रहेंगे। हमने आपके रहने का बंदोबस्त इधर ही कर दिया है। अरे नहीं महाराज, हम मेहमान खाने में ही ठीक हैं। पंडित कालिदास ने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा। नहीं पंडित जी, जो हुक्म कह दिया है वही होगा। ठीक है महाराज, जो आपका हुक्म। हम तो आपके दास हैं। अरे पंडित जी, शर्मिंदा ना कीजिए। महाराज, शर्मिंदा तो आप मुझे कर रहे हैं। आप कहाँ और मैं कहाँ? अरे पंडित जी बस। मंत्री जी, आप पंडित कालिदास जी को उनका नया कमरा दिखाइए। जो आ गया हुक्म। आइए पंडित जी। हाँ चलिए मंत्री जी, पंडित कालिदास ने उठते हुए कहा। मंत्री कैदुराज दरबार से निकलकर पंडित कालिदास को एक ऐसे कमरे में ले गया जो किसी राजा के कमरे से कम खूबसूरत नहीं था। मंत्री कैदुराज ने पंडित कालिदास को कमरे में छोड़ा और खामोशी से वापस बाहर निकल गया। पंडित कालिदास ने एक खूबसूरत पलंग पर बैठते ही जो पहली बात सोची वो ये थी कि जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं इस मंत्री कैदुराज वाला कांटा निकाल दूंगा, क्योंकि आगे चलकर ये मेरे लिए कोई बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। फिर पंडित कालिदास दोनों राजकुमारियों के बारे में सोचने लगा कि वो हवेली के किस हिस्से में हैं और उन्हें यहाँ तक कैसे बाहर निकालना है। थोड़ी देर तक वो राजकुमारियों के बारे में सोचता रहा और फिर मुस्कुराकर सो गया। शायद उसने दोनों राजकुमारियों को यहाँ से निकालने का तरीका सोच लिया था। सुबह एक सेवक ने आकर पंडित कालिदास को उठाया और एक खूबसूरत सा लिबास पंडित कालिदास को थमाकर बोला, पंडित जी, आप ये कपड़े पहनकर तुरंत तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। पर कहाँ? पंडित जी, महाराज आपका नाश्ते की टेबल पर इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वो अकेले हैं? नहीं जी, सब मौजूद हैं। पंडित कालिदास ने सब का सुनकर फिर कोई सवाल ना किया और अच्छा ठहरो कहकर गुस्ल खाने में घुस गया। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो बाहर निकला तो सेवक से अपने साथ लेकर एक ऐसे कमरे में जा पहुंचा जहां एक टेबल पर 6 आदमी उसके इंतजार में बैठे थे। पंडित कालिदास को देखते ही राजा बलबीर सिंह ने खड़े होकर उसका स्वागत किया, जिसकी वजह से बाकी सब आदमियों को भी मजबूरन खड़ा होना पड़ा। राजा बलबीर सिंह ने पंडित कालिदास से इन सब का तारफ कराया। उनमें से सिर्फ 3 चेहरे पंडित कालिदास के लिए नए थे, एक राजा की रानी यानी साधना देवी का और बाकी 2 चेहरे राजकुमारियों के थे। बड़ी का नाम सरस्वती जबकि छोटी का नाम सुंदरमती था। दोनों राजकुमारियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी राजकुमारी सुंदरमती पर पंडित कालिदास का दिल आ गया और उसने कुछ और ही सोचना शुरू कर दिया। बाकी 2 चेहरे पंडित कालिदास के लिए नए नहीं थे,
क्योंकि उनमें एक राजकुमार जगजीत सिंह था जबकि दूसरा मंत्री कैदोराज। उन दोनों ही के चेहरों पर कुछ ऐसे तासुरात थे जिनसे पता चलता था कि उनको पिंडत कालिदास का यहाँ आना बहुत बुरा लगा है। पिंडत एक जहां दीदा शख्स था। वो सिर्फ राजकुमार जगजीत सिंह और मंत्री कैदोराज की अंदरूनी कैफियत को समझ गया, बल्कि उसे यह भी मालूम हो गया कि उन दोनों के दरमियान गाढ़ी छनती है। पिंडत कालिदास ने नोट किया कि राजा बलबीर सिंह समेत उनमें से एक भी ठीक तरीके से नाश्ता नहीं कर रहा, बल्कि यूं लग रहा था जैसे वो किसी मजबूरी के तहत नाश्ते की टेबल पर बैठे हों। जब तक पिंडत कालिदास नाश्ता करता रहा तो तब तक राजा बलबीर सिंह भी ऐसे ही हाथ हिलाता रहा, लेकिन जो ही पिंडत कालिदास ने नाश्ते से अपना हाथ खींचे तो राजा बलबीर सिंह भी सीधा होकर बैठ गया और बाकी सब लोगों ने भी अपने अपने हाथ उठा लिए। रानी और दोनों राजकुमारियां तो फौरन ही वहां से उठकर चली गई, जबकि राजकुमार जगजीत सिंह और मंत्री कैदोराज अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। जब राजा बलबीर सिंह पिंडत कालिदास को नाश्ते की टेबल से उठाकर सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर ले गया तो राजकुमार और मंत्री भी उन दोनों के पास जाकर बैठ गए। जब सेवक नाश्ते की बर्तन समेट कर चले गए तो राजा बलबीर सिंह बोला, पिंडत जी, हमने सुबह ही सुबह अपने आदमी बूरा नदी की तरफ रवाना किए ताकि गनूनत का कुछ पता चल सके, लेकिन जब वो शमशान घाट के पास से गुजरे तो उन्हें वहां एक लोथ पड़ी हुई नजर आई। वो लोथ के पास चले गए। चेहरे से तो वो लोथ नहीं पहचानी जा रही थी, पर कपड़ों से उसे हमारे आदमियों ने पहचान लिया कि ये गनूनत की लोथ है। उन्होंने फौरन ही हमें बताया और हम थोड़ी देर पहले ही उसका क्रियाक्रम करके वापस लौटे हैं। पिंडत जी, अब ये बताइए कि यह सब क्या चक्कर है। राजा बलबीर सिंह की बात सुनकर पिंडत कालिदास घबरा गया था। उसे क्या मालूम था कि गनूनत की लाश को लैलावती शमशान घाट में ला फेंकेगी। अगर उसे ये बात मालूम होती तो वो लैलावती को सख्ती से मना करके आता, मगर जो होना था सो वो हो चुका था। अब उसे बात संभालनी थी, इसलिए वो बोला, कौन सा चक्कर महाराज? यही जो आपने कहा था कि आपको परछाइयों ने अग्नि के 3 गोले मारे थे, जिनमें से एक आपके हाथ पर लगा। अगर परछाइयों ने आपको आग के गोले मारे थे तो फिर गनूनत का चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? उसे तो जलकर भस्म हो जाना चाहिए था। महाराज, शायद आपको मेरी बात सही समझ नहीं आई। मैंने ये ज़रूर कहा था कि परछाइयों ने हमें आग के गोले मारे थे, पर मैंने ये नहीं कहा था कि गनूनत को भी कोई आग का गोला लगा है। मैंने तो ये कहा था कि वह मेरे साथ ही भागा था, लेकिन थोड़ा आगे आने के बाद उसे ठोकर लग गई थी और वो मेरे सामने ही गिरा था। अगर मैं उसे उठाता तो मेरा जीवन भी खतरे में पड़ जाता, इसीलिए मैंने उसे ना उठाया और वहां से भाग निकला। जब मैं उस जगह से काफ़ी दूर पहुंच गया तो पीछे से मुझे एक चीख सुनाई दी, जो कि मेरे ख्याल में गनूनत की ही थी। पिंडत जी, चलिए हम आपकी ये बात मान लेते हैं, पर आप ज़रा ये तो बताइए कि जब आपको रात को हवेली से वापस आए थे तो आपके कपड़ों के साथ छोटे छोटे खून के धब्बे किस चीज़ के थे? अब आप ये मत कहिएगा कि आपके कपड़ों के साथ खून था ही नहीं। आपके उतारे हुए कपड़े हमारे पास मौजूद हैं। मंत्री कैदोराज की बात सुनकर पिंडत कालिदास छटपटा गया। उससे दिन में तारे नजर आने लगे। उसने तो ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं सोची थी कि मंत्री कैदोराज इस तरह भी सोच सकता है। असल में पिंडत कालिदास ने अपने कपड़ों के साथ लगे हुए खून की तरफ तवज्जो ही नहीं दी थी, और अब वो खून आलूदा कपड़े उतार भी चुका था जो कि मंत्री कैदोराज ने अपने कब्जे में कर लिए थे। पिंडत कालिदास को याद आया कि गनूनत को मारने के बाद लैलावती मेरा हाथ पकड़कर खंडर से बाहर निकल आई थी। इस दौरान चलते चलते उसका जिस्म कितनी ही बार मुझ से टकराया था। खून के धब्बे तो उसी वक्त मेरे कपड़ों को लग गए थे। लैलावती के सुंदर शरीर में मैं ऐसा खोया कि अपनी तरफ कोई तवज्जो ही ना दे सका, और इसी हालत में राजा बलबीर सिंह की हवेली पहुंच गया। पिंडत कालिदास फटी फटी आंखों से मंत्री कैदोराज की तरफ देख रहा था, जबकि वो तीनों पिंडत कालिदास को घूर रहे थे। महाराज, मेरे कपड़ों के साथ खून के वो धब्बे कामनी के घर से
महाराज देख लीजिए, ये पिंडत सफ़ेद झूठ बोल रहा है। अरे पिंडत जी, क्या हम मूर्ख हैं? कामनी और उसके घर वालों का खून रात को हुआ था, जब उससे अगली शाम राय सिंह नगर में पधारे थे। फिर अपने नशे के दौरान कहीं रात को, यानी कि खून से अगली रात ही आप कामनी के घर गए थे। पिंडत जी, जिस वक़्त आप कामनी के घर गए थे तो उस वक़्त तक तो खून बिल्कुल ही सूख चुका था। फिर क्या आपने खून पर पानी छिड़का था जो वो आपके कपड़ों पर पड़ गया था? पिंडत जी, सच सच बताइए कि आपने इतने सारे बेगुनाह लोगों का खून क्यों किया है? ये कोई आम बात नहीं है पिंडत जी। इन स्वर्गवासियों में राजकुमार करनील सिंह भी शामिल हैं, जिनको आपने बहुत बुरी तरह मारा था। हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। सारी प्रजा के सामने आपकी गर्दन मारेंगे ताकि उनके मन को भी शांति मिले और स्वर्गवासियों की आत्माएं भी हमारे इस न्याय से खुश हो जाएं। मंत्री कैदोराज जी, आप तो ख्वाह ही जो मुंह में आ रहा है बेसोचे समझे बोले ही जा रहे हैं। पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने तो मेरी बात बीच में से काटकर ऐसे ही एक मनगढ़ंत कथा शुरू कर दी। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। और वैसे भी हम आपकी बात सुने बगैर आपकी गर्दन नहीं मरवाना चाहते। मंत्री कैदोराज जी, गर्दन मारना या मरवाना तो बाद की बात है। पहले आप मेरी बात ज़रा तसल्ली से सुन लीजिए, फिर बाद में ही कोई परचा कीजिएगा। सुनाइए सुनाइए, हम आपकी ही बातें तो सुन रहे हैं। मंत्री जी, मैं कह रहा था कि मेरे कपड़ों के साथ खून के वो धब्बे कामनी के घर के उस वक़्त लगे थे जब गुप्त खूनी के बारे में जानने के लिए मैंने काली माता को एक काले सांप के खून की भेंट दी थी। क्या? मंत्री कैदोराज का मुंह हैरत से खुल गया। राजा बलबीर सिंह और राजकुमार जगजीत सिंह हैरत से पंडित कालिदास की तरफ देखने लगे। मंत्री कैदोराज, ये क्या? क्यों? अभी रहने दीजिए। इस तरह बीच में बोलकर आप बात को फिर किसी दूसरी तरफ ले जाएं और ख्वामख्वाह ही मुझ पर एक नया इल्ज़ाम थोप देंगे। पहले ज़रा धीरज से मेरी बात सुन लीजिए, फिर बाद में कुछ बोलिएगा। ठीक है, आप ही बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कामनी के घर में मैंने काली माता को एक काले सांप की भेंट दी थी ताकि काली माता मुझे उस गुप्त खूनी के बारे में कुछ बताए। मेरे कपड़ों के साथ खून के वो धब्बे उस काले सांप के थे, और अगर आज गनूनत जिंदा होता तो वो आप सबको मेरी इस बात का विश्वास दिला देता, क्योंकि उसके सामने ही मैंने काली माता को भेंट दी थी। पिंडत जी, जरा ये तो बताइए कि आप वो सांप कहाँ से लाए थे? हाँ, ये हम आपको भी अभी बता देते हैं। पंडित कालिदास ने एकदम ही अपने इस हाथ को झटका जिसकी एक उंगली पर सुनहरा बाल लिपटा हुआ था। सुनहरा बाल पंडित कालिदास की उंगली से खींचे हुए स्प्रिंग की तरह निकला और दूर पड़ी हुई एक कुर्सी के ऊपर बहुत बड़ा सुनहरे रंग का अजगर जाकर गिरा। कुर्सी उसके वजन से टूट गई। राजा, मंत्री और राजकुमार एकदम घबराकर उठे और भागकर कमरे से बाहर निकल गए। पंडित कालिदास ने अजगर को दोबारा अपनी उंगली पर बुला लिया और राजा बलबीर सिंह को आवाजें देने लगा। काफी देर बाद राजा बलबीर सिंह ने दरवाजे में से अंदर झांक कर देखा तो पंडित कालिदास ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे अंदर आने का कहा। राजा बलबीर सिंह डरता हुआ और इधर उधर देखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो मंत्री और राजकुमार भी उसके पीछे पीछे थे। पंडित जी, वो अजगर किधर गया? महाराज, क्या मैं उसे दोबारा बुलाऊं? अरे नहीं पंडित जी, मैं तो ये कह रहा था कि कहीं अजगर कमरे में तो नहीं है। महाराज, वो अजगर है, कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है जो किसी कुर्सी के नीचे छुप गया होगा। अगर आप चाहें तो मैं उस अजगर को दोबारा बुलाकर आपके सामने उसका सर बिल्कुल वैसे ही काटूं जैसे मैंने कामनी के घर काली माता को काले सांप की भेंट देते वक्त काटा था। अरे नहीं महाराज, इस तरह तो यहाँ हर तरफ गंद ही गंद फैल जाएगा। गंद ही गंद नहीं महाराज, बल्कि खून ही खून फैल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कामनी के घर फैला था और फिर मेरे कपड़ों के साथ उसके खून के धब्बे लग गए थे। रहने दीजिए पंडित जी, हमें आपकी बात का विश्वास हो गया है।
आपको तो विश्वास हो गया, पर शायद मंत्री जी को अभी मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ। मुझे भी विश्वास हो गया पंडित जी, पर आप ये बताइए कि काले सांप की भीड़ के बदले काली माता ने आपको गुप्त खूनी के प्रसंग क्या जानकारी दी? केवल इतनी ही कि वो गुप्त खूनी खंडर में छुपा हुआ है और उसे तुम रात के वक्त ही मार सकते हो। ये तो कोई बात ना हुई पंडित जी, इतना तो हम भी जानते हैं। हाँ, वाकई ये कोई बात ना हुई, पर काली माता ने हमें इतनी ही जानकारी दी है। अगर आप ये चाहते हैं कि काली माता हमें उस गुप्त खूनी के प्रसंग और जानकारी दे, तो उसके लिए हमें काली माता को 4 सुंदर कन्याओं की खून की बलि देनी होगी। अरे नहीं पंडित जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? महाराज, मुझे भी ये 4 कन्याओं के खून की बलि वाली बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया और एक जाप करके चुप का व्रत रखा। पंडित जी, फिर इस व्रत से कुछ प्राप्त हुआ? महाराज, कुछ प्राप्त करने के लिए ही तो हम रात को गणुनत के साथ खंडर की तरफ गए थे, पर भगवान नाश करे उन 3 परछाइयों का, जो बीच में आकर उन्होंने हमारी राह खोटी कर दी। लेकिन महाराज, आप चिंता ना करें, मैं उस समस्या का कोई नए उपाय ढूंढता हूँ। ठीक है पंडित जी, आप उस समस्या का कोई उपाय निकालिए, परंतु हवेली से बाहर आप केवल उसी वक्त जा सकते हैं जब आपका हाथ ठीक हो जाएगा। पंडित जी, हमने जो आप पर शक किया, आप उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। आप तो समझते हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में मनुष्य को अपनों पर भी शक हो जाता है। हाँ हाँ महाराज, हम सब समझते हैं मनुष्य बहुत निर्बल होता है और मुश्किल की घड़ी में उससे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आप हमसे माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। पंडित जी, आप वाकई बहुत दयालु हैं। अच्छा महाराज, अब मैं अपने कमरे में चलता हूँ। अगर आपको मुझसे कोई काम हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। जी। पंडित कालिदास वहाँ से उठकर चला गया तो मंत्री कैदोराज बोला, महाराज, आपने उस पंडित को ख्वाह मख्वाह ही अपने साथ ठहरा लिया है। ये उधर मेहमान खाने में ही पड़ा रहता तो ठीक था। हाँ पिताजी, आप इस पंडित को दोबारा मेहमान खाने में ही भेज दें। अरे जगजीत सिंह, कैसी बातें कर रहे हो? क्या हमें ये बात शोभा देती है कि पहले एक मेहमान को हम खुद इस तरफ बुलाएं और फिर खुद ही उसे वापस जाने का भी कहें? ठीक है पिताजी, पर आप ना कहें पर हम कह देते हैं, उसमें ऐसी भी कौन सी अड़चन है? पंडित कालिदास को यहाँ से मेहमान खाने में वापस जाने का ना ही हम कहें और ना ही कोई और, क्योंकि इस तरह बेइज्जती तो हमारी ही होगी। ठीक है पिताजी, पर उस पंडित पर ज़रूर नज़र रखिए, यह हमारे दिल में कांटे की तरह खटकता है। ठीक है, हम अभी 2 आदमियों को उस पर नज़र रखने का कह देते हैं। राजा बलबीर सिंह के पास से उठकर पंडित कालिदास सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में आने के बाद उसने दोपहर तक एक जाप किया, जिससे उसकी आंखों में एक चमक पैदा हो गई। जाप करने के बाद जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे कमरे से थोड़े दूर 2 आदमी खड़े नजर आए। पंडित कालिदास को फौरन शक हुआ कि कहीं मंत्री कैदोराज या राजकुमार जगजीत सिंह ने उन दोनों को मुझ पर नज़र रखने के लिए तो मेरे कमरे के सामने नहीं खड़ा किया। पंडित कालिदास उनकी तरफ बढ़ा तो वह दोनों फौरन ही एक तरफ चल पड़े, मगर पंडित कालिदास ने आवाज़ देकर उन दोनों को रोक लिया और खुद उनके पास पहुंच गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? पंडित जी, हम दोनों इस हवेली के सेवक हैं और यहाँ सफाई सुथराई कर रहे थे। पंडित कालिदास ने एक सेवक की आंखों में अपनी चमकीली आंखें डालकर कहा, सच सच बताओ, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े थे? दरअसल पंडित जी, हमें राजा बलबीर सिंह ने आप पर नज़र रखने का कहा था, इसलिए हम यहाँ पर खड़े थे। अच्छा, तुम दोनों कब से यहाँ खड़े हो? सुबह से। जिस सेवक की आंखों में पंडित कालिदास ने अपनी आंखें डाली हुई थीं, वो तोते की तरह पंडित कालिदास के सवालों का जवाब दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे पंडित कालिदास ने उस सेवक के दिमाग पर कब्जा किया हो। सेवक से बातों के दौरान पंडित कालिदास की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं। पंडित कालिदास ने उस सेवक से कहा, खबरदार, इन बातों का जिक्र किसी से मत करना
और ना ही किसी को ये बताना कि हम अपने कमरे से बाहर निकले थे, और थोड़ी देर बाद तुम खुद ब खुद ही सब कुछ भूल जाना। पिंडर जी, मैं किसी को ये कुछ नहीं बताऊंगा और थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाऊंगा। दूसरे सेवक ने जब अपने साथी की ये हालत देखी तो वो ये बात राजा बलबीर सिंह को बताने के लिए चल पड़ा, लेकिन पंडित कालिदास ने लपक कर उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में अपनी चमकदार खून उगलती हुई आंखें डाल दी। उस सेवक के जिस्म को एक झटका सा लगा और वह अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़कर खड़ा हो गया। पंडित कालिदास बोला, राजकुमारी सुंदरमती और राजकुमारी सरस्वती के कमरे में कहाँ हैं? पंडित जी, दोनों राजकुमारियों के कमरे ऊपर वाली मंजिल पर हैं। ऊपर वाली मंजिल को सीढ़ियां किस तरफ से जाती हैं? पंडित जी, वो सामने एक गुलाम गर्दश है, उसके आखिर में जो सीढ़ियां हैं वही ऊपर वाली मंजिल को जाती हैं। ठीक है, तुम भी इन बातों का जिक्र किसी से मत करना और ना ही किसी को बताना कि हम अपने कमरे से बाहर निकले थे, और थोड़ी देर बाद तुम खुद ब खुद ही सब कुछ भूल जाओगे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ही सब कुछ भूल जाऊंगा। ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, और अगर मेरा कोई पूछे तो कह देना कि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। जो आ गया पंडित जी, हम दोनों यहीं बैठ जाते हैं, और जिस किसी ने भी आपका पूछा तो हम कह देंगे कि आप अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले।